हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास के 8वें चैप्टर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। हमने सेकंड पार्ट में यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। तुलसी की पूरी कहानी हमने देख ली थी, शेखर की कहानी देख ली थी। अब हम आगे का पढ़ेंगे यहाँ से, पेज नंबर 83। तो आइए आगे पढ़ते हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत में कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अध्याय पढ़ रहे हैं और इसमें ये बताया गया कि क्या क्या चीज़ें आजीविका का महत्वपूर्ण साधन होती हैं। जैसे महुआ बीनने, तेंदू के पत्ता इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। ठीक है। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। इसका मतलब है कि जैसे हमने पहले देखा कि किसी की खेती थी, किसी का ज़मीन था और कोई किसी ने मिल भी खोली हुई थी और किसी की अपनी दुकान भी थी बीज वगैरह की। लेकिन इनके अलावा भी ये जो छोटे-छोटे काम हैं, इनकी अतिरिक्त आय का साधन बनते हैं। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गाँव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। जिस जगह पर जो संसाधन होंगे, वहाँ उस तरह की कार्य किया जाएगा। आइए अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। तो अभी तक हमने किसानों की कहानी पढ़ी, लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि जो मछली पकड़ने वाले हैं उनकी क्या कहानी है। लेकिन इससे पहले हम इस पेज पर ही जो है ये नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेत, इनको भी देख लेते हैं। यह एक गांव है जिसका नाम चिज़ामी है। पहले आप इस फ़ोटो को अच्छे से देखिए। इन खेतों को सीढ़ीदार खेत कहा जाता है। अक्सर पहाड़ी इलाकों में इस तरह की खेती की जाती है। ठीक है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। यहाँ देखिए, वे सीढ़ी-नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे-छोटे सपाट टुकड़ों में बाँटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिज़ामी लोगों के पास अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है, वे सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपने देखे हैं पहाड़ कि किस तरह से होते हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है, तो ऐसे में खेती करना तो संभव नहीं होता। तो उसको थोड़ा-थोड़ा सा काट के, उसको साफ करके, थोड़ा-सा कुछ क्यारी ऐसी बना के जिसमें पानी रुक सके और वहाँ खेती हो सके, तो थोड़ा-सा सपाट उसको करके, एकदम तो मैदान नहीं बनाया जा सकता, वो ये बहुत बड़ा काम है और पहाड़ों के लिए भी सही नहीं है, ढह सकते हैं पहाड़। लेकिन छोटे-छोटे स्तर पर इस तरह से काट कर खेती की जाती है पहाड़ों में। ठीक है? तो हम देखने वाले थे अरुणा और पारिवेलन की कहानी। यहाँ देखिए, पहले आप ये चित्र देखिए कि ये मछुआरे हैं, किस तरह से नाव से मछली पकड़ने जा रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि मछुआरे लोग कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ उनके आसपास नदियाँ या अधिकतर वो समुद्र तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अरुणा और पारिवेलन पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं, ये देखिए, और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन, यानी मछुआरों की एक खास तरह की छोटी नाव को क्या कहते हैं? कैटामरैन। तो जो भी आप नए-नए शब्द देखें, उन्हें आप ध्यान से या तो कहीं अलग जगह नोट कर लें अपनी रफ कॉपी में, नोटबुक में, या फिर उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं पेंसिल से। इनकी पंक्तियाँ दिखाई देती है। तो कैटामरैन क्या है? मछुआरों की जो एक खास तरह की छोटी नाव होती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा-गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, यानी ये कौन कह रही है? अरुणा। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। इन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। तो हर किसी के अलग-अलग चैलेंजेस हैं, अलग-अलग उनकी चुनौतियां हैं उनके सामने जो आती हैं। तो जो समुद्री जो ये मछुआरे होते हैं, इन्हें अक्सर समुद्र में आने वाले तूफानों का भी सामना करना पड़ता है और ये अपनी जान पर खेलकर इस तरह की आजीविका से अपना गुजारा करते हैं। तो आइए देखते हैं।
और क्या बताया है इन्होंने अपने बारे में। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं, उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलेगा वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूंकि जाल कैटामैरान और उसका इंजन हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरान में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं, ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं, वे टोकरे भर भर कर पास के गाँव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि मछलियों की प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इसके कारण बाद में हमें मजबूरी में उस व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीना काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। तो हमने इसकी कहानी से हमें क्या पता चलता है कि देखिए, मछली पकड़ने वालों की जो संघर्ष है, यानी उनके सामने जो समस्याएं आती हैं, वो किसानों से थोड़ी सी अलग हैं। क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो एक ज़मीन से नहीं होता, बल्कि वो पानी में जाना पड़ता है, समुद्र में जाना पड़ता है। तो और उनके लिए उनके साधन भी अलग होते हैं। उन्हें कोई बैलगाड़ी और निराई बुआई कटाई तो नहीं करनी पड़ती तुलसी की तरह, बल्कि अपनी नाव ले जानी पड़ती है, जाल ले जाना पड़ता है। उसमें जिसने मोटर लगाई है वो आगे तक जा पाता है। अब इनके पास तो अपनी मोटर है, जैसा कि इनकी कहानी से पता चलता है, तो इसमें उनका वो पैसा बच जाता है। वरना अन्य जगह जो होते हैं मछुआरे, उन्हें नाव वाले को, या जिसका इंजन लगा है या जाल जिसका है, उसको भी वो पैसा देना पड़ता है जो मछली बेचने के बाद उन्हें मिलता है। और बाकी जो लोग मछुआरे गए हैं उनका तो अपना हिस्सा होगा ही। तो इस तरह से इन्होंने बताया। और एक और समस्या है इनके सामने कि मानसून मानसून के दौरान, यानी जब बहुत बारिश होती है और जब समुद्र स्तर बहुत ऊंचे स्तर पर चला जाता है, और ज्वार भाटे ये वाले भी फैक्टर हैं जो इन्हें झेलने पड़ते हैं, और जिसके कारण इनका जो आजीविका है वो बहुत प्रभावित होती है। और कई बार इन्होंने बताया कि इन्हें व्यापारी से उधार लेकर इन्हें अपना गुजारा चलाना पड़ता है, क्योंकि इनकी आजीविका ही वही है। जिन दिनों ये काम नहीं करते उन दिनों कैसे आखिर इनका पेट भरेगा। तो इस वजह से इन्हें कुछ बड़े व्यापारियों से पैसा उधार लेना पड़ता है, और जिसे चुकाने में उन्हें अपनी मछली बेचनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वे इतने गरीब होते हैं कि अलग से तो होगा नहीं ना उनके पास कि पैसा उस दौरान आ जाए और फिर वो आराम से चुका लें, क्योंकि उनका तो सिर्फ एक ही काम है, मछली पकड़ना। ठीक है। और जब सुनामी आती है, आपको पता होगा, सुनामी एक जो समुद्री भूकंप होता है उससे बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिससे आसपास का जो तटीय हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई आपदा आती है तब भी उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान का समय होता है, क्योंकि ऐसे में वो मछली पकड़ने नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये देखिए हमने मछुआरों की कहानी। अब यहाँ क्या लिखा है कि शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है। आपको उनमें क्या समानताएं और अंतर दिखाई देती हैं? क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? क्या होता है? अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा? तो आपने देखा, शेखर एक किसान है, छोटा किसान है, और अरुणा जो है वो एक मछुआरन है। तो इन दोनों की जो अलग अलग समस्याएं मैंने आपको बताई कि किसानों की अलग समस्याएं होती हैं, इनकी अलग समस्याएं होती हैं। लेकिन कर्ज जाहिर सी बात है इन्हें इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता अपने परिवार को चलाने के लिए। ठीक है, और सुनामी के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या कौन सी सिचुएशन होती है जब बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और आसपास का जो तटीय हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। फिर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई बुआई निराई कटाई करना। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं कि खेती में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो है पानी। पानी हर जगह बहुत अच्छे से नहरों द्वारा गूल में पानी आता हो ऐसा संभव नहीं होता। इसकी बहुत बड़ी आपूर्ति होती है बारिश पर, और बारिश यानी वर्षा के लिए हम किस पर हैं? प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं,
और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग-अलग तरह की फसलें उगाते हैं क्योंकि देश में जो है अलग-अलग तरह की मिट्टी है हर जगह, बहुत बड़ा भूभाग है भारत देश का। तो जहाँ जो फसलें होती हैं, उस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएँ पाते हैं। हम ये समानताएँ पाते हैं कि उन सबके पास पर्याप्त नहीं बचता जिसकी वजह से उन्हें कर्ज़ लेना पड़ता है और वे कर्ज़ के दुष्चक्र में घुसते चले जाते हैं। आपने पार्ट 2 में देखा होगा कि किस तरह से, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देखिए। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं, वो कैसी है। कि उपजाऊ ज़मीन है या बंजर ज़मीन है जिसमें कुछ नहीं उगता है। कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में निर्भर हैं, ठीक है? हमने देखा तुलसी जो मज़दूरी करती है रामलिंगम के खेत पे जाकर। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं और जो फसल उगाते हैं, उससे पहले अपना हिस्सा अलग करते हैं, जो उनकी ज़रूरत पूरी करता है और जो एक्स्ट्रा बचता है, जो अधिक होता है, उसे ही वे व्यापार कर पाते हैं। लेकिन हर किसी के पास इतने बड़े-बड़े खेत नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा फसल उगा पाएँ और हर जगह बारिश, प्रकृति ये सब चीज़ें इतनी मेहरबान नहीं होती कि वे अच्छी खासी फसल कर पाएँ और उसे बेच पाएँ अच्छे दामों में। इसलिए किसानों की हालत जो है वे अक्सर हम देखते हैं कि छोटे जो किसान हैं या ये मज़दूर किसान हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब होती है। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वे उन्हें उधार लेना पड़ता है क्योंकि जो खेती है वो तो कई चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे कि बारिश हो गया, अ, उस ज़मीन की का उपजाऊपन है, वो सब चीज़ें हैं। तो फिर जब ये सब उन्हें काम नहीं रहेगा, बारिश नहीं हुई, तब वो कैसे अपना गुज़र-बसर करेंगे? उधार लेकर, ठीक है? तो गुज़र-बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई भी काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम-धंधों पर भी फल-फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे जो किसान हैं, खेतीहर मज़दूर हैं, तुलसी जैसे, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता। तो हमने देखा अलग-अलग लोगों की अलग-अलग कहानियाँ, लेकिन इसमें हमें ये समानताएँ दिखती हैं कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जो छोटे किसान हैं, छोटे मछुआरे हैं या हस्तशिल्पी हैं, इनको पूरा नहीं पड़ पाता है, जितना वो कमा रहे हैं। इसलिए उन्हें क्या लेना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है और इस उधार के दुष्चक्र में फँसकर वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं या फिर अंत में कोई न कोई आत्मघाती कदम उठाने की भी उन्हें नौबत आ जाती है। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।